शाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। बिल आखिर हुकूमत के एक बहुत बड़े तर्जुमान ने यह तस्लीम कर लिया कि कोई 85 दिन हो गए हैं और IMF ने उन्हें तिगनी का नाच नचवा दिया। एक तो मैं और कर रहा था कि तिगनी का नाच नचवा दिया जाता है, नचा दिया जाता है और क्या होता है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की जो मैंने कहा ना बड़े बावांगो दोहल तरीके से इमरान खान पे और इस पूरी टीम गरजती बरसती थी, वो क्या कह रहे थे कि किस तरह उन्हें इसको कहा, देखिए। आज जिस सूरत हाल में हम पहुँचे हुए हैं, जिस सूरत हाल हमें दरपेश है कि हम 1 अरब रुपए के लिए यानी 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो हम IMF के जो है वो साथ जो है वो नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं और वो हमें तिगड़ी का नाच जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है। हमने अपनी भरपूर कोशिश की, हमने हर तरह से जो है वो हर जवाब पेश किया, हर आर्गूमेंट पेश किया कि हमें किसी न किसी तरह से जो है वो तेल की कीमतें जो है वो ना बढ़ानी पड़ी, क्योंकि तेल की कीमतें को बढ़ाने से जो है वो लाजमी अमर है कि उससे महंगाई का जो सैलाब आया है या आना था उसमें आम आदमी जो है वो मुतासर होता है। जी, तो राना सनाउल्लाह भी यही फरमा रहे थे। मुफ्ती साहब जो हैं हुकूमत के इक़्तिसादी मैनेजर, वो भी हमें बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर IMF से जो 1, 2, 3 अरब डॉलर ही मिल रहे हैं, उनको नहीं देखते जो 31 अरब डॉलर हमें बाहर से आ रहे हैं। ज़रा मैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे मेहमान हैं, मुमताज़ बाहिर मईशत, और बड़े नपे तुले अंदाज में फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आते हैं। डॉक्टर मैंने ये सोचा कि जो अभी हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, जो बड़ा शय सुर्खी बना हमारे अखबारों की कि IMF ने हमें तिगनी का नाच नचवा दिया। मैं 2-3 लोगों के एक लोग था कि आम आदमी इसको किस तरह देखता है, वो एक आध कोयटा का रिमार्क सुनाऊँ तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। देखिए क्या कह रहे थे ज़रा हमारे आम लोग, ज़रा सा कोयटा या इस्लामाबाद के। मेरी बात है, जब वो कर्जा देंगे हमें बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी, हमें पेट्रोल फ्यूल भी महंगा करना पड़ेगा, हर चीज़ महंगी इसी वजह से होती है कि हम मजबूर हैं, वो हमें देते हैं इस वजह से। खुदारा मेरी हुक्मरानों से ये गुजारिश है, अपील है, अपने पाँव पे खड़ा होने की, ये कर्ज की ये भीख मांगने वाली रवश छोड़ दे। जो अपने वसाइल थोड़े बहुत अल्लाह ने बहुत बड़े हैं, थोड़े नहीं हैं, बहुत बड़े वसाइल अल्लाह ने इस मुल्क को दिया। इंशाअल्लाह हम खुद निसारी की तरफ को कदम बढ़ाएं, पूरी कौम आपका साथ। जब से होश संभाली है IMF से इतना रुपया ले लिया, तेल नहीं है, बिजली बंद है, उनको तेल नहीं मिला, उनको प्लांट नहीं मिले, उनको पैसा नहीं मिला, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? सियासतदानों की जेब में जा रहा है या आवाम की जेब में जा रहा है? आवाम तो दिन ब दिन पिसती जा रही है। बहुत बड़ी ज्यादती है। हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि हमें इससे जान छुड़ानी चाहिए। एक तरफ तो वो कहते हैं जी आधी रोटी खाएं, चाय का 1 आधा कप पिएं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जी हमें लोन मिल गया। हल कुछ भी नहीं, हल जब तक हम पैरों पे नहीं खड़ेंगे, हल तो यही है, मांग के गुजारा करना है, इधर से लिया, आपसे लिया, उससे लिया, जब तक डेफिनेटली कोई पॉलिटिकल इश्यूज हैं तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज ना हो तो डेफिनेटली हमारी भी इकॉनमी जो है वो इस वक्त उनके बराबर हो या इवन वी शुड बी बेटर, क्योंकि हमें आज़ाद हुए उनसे ज़्यादा टाइम हो चुका है और हमारे यहाँ पे पोटेंशियल, हमारे यहाँ पे सोर्सेज बांग्लादेश से आई थिंक बहुत ज़्यादा है। बट बात ये है कि अगर पॉलिटिकली कोई हमारे साथ लॉयल होता ही नहीं है तो इसमें अवाम कहाँ जाए। मैं इनसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि जो इनका 35 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है वो कहाँ गया? मतलब क्या हमारा इतना बड़ा मुल्क, एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में क्या नहीं है? क्या हमारा कंट्री सिर्फ $1 बिलियन पे चल रहा है? ये लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं? इनकी परफॉर्मेंस कहाँ गई? इनकी कैपेबिलिटीज़ कहाँ गई? जो इनकी मतलब एक हम इनको वोट दे के इलेक्ट करते हैं, इतने इतने बड़े गाड़ियों के प्रोटोकॉल लेते हैं, क्या इसलिए लेके आते हैं कि अगर कर्ज़ों से मुल्क चलाना है? ये तो कोई भी बंदा चला लेगा। ये इतने कैपेबल ही नहीं है, ठीक है, इनको कंट्रोल नहीं करना आ रहा चीज़ों पे। अब ये एलिगेशन, मिस एलिगेशंस प्रीवियस गवर्नमेंट को लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग आए हो, अगर आपको हमने इलेक्ट किया है तो बेसिकली अगर हमने आपको वोट दिया है तो आप आवाम को डिसइनकम्बर करें, बर्डन ऑफ करें, बजाय आप बर्डन ऑफ करने के आप मज़ीद जो है वो महंगाई कर रहे हैं, ठीक है। और आप मिस एलिगेशन प्रीवियस गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि जी उन्होंने IMF से एग्रीमेंट्स किए हैं जो हम फेस कर रहे हैं। तिगनी का नाच इसलिए नचा रहा है क्योंकि हम लोग एक कमज़ोर और नाकाम मुआशी ताकत
बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप मुआशी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, दुनिया आपको नचाएगी और IMF वही कर रही है। IMF बड़ी सख्त शराइत जो है वो रखती है, क्योंकि जब वो आपको कर्जा देती है, लेकिन चूंकि वो कर्जा हम गरीब लोगों पर, हमारे मुल्क जो है मतलब ये है ना, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, पसमानदा ममालिक में हम कर्जों के बगैर जो है ये मुल्क नहीं चला सकते। लेकिन बदकिस्मती ये है ना कि ये कर्जे जो है सही मद में इस्तेमाल नहीं होते। अगर ये सही मद में इस्तेमाल होता है ना, सही मद में अगर इसको इस्तेमाल किया जाए या प्रोडक्टिव मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये कर्जे जो है हमारे जो है मतलब ये है ना, नुकसान की बजाय ये हमारे फ़ायदे में होगा। अब अगर इमरान खान को इन लोगों ने डिसिट कर लिया, ख़त्म कर लिया, ठीक है, सही है। अभी आप लोगों ने क्या किया है? ये जो कर्जे ले रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए ही ले रहे हैं, ये अपने जेबों में भर के फिर स्विस बैंकों में ले जाते हैं। आवाम के लिए कुछ नहीं करते ये लोग। कौन सी रिलीफ दी है? ये अरबों डॉलर पाकिस्तान मकरूज है, इनके आवाम के लिए क्या किया इन लोगों ने? ये जब तक ये बड़े लोग जो इनके पास डॉलर पड़ा हुआ है, नवाज शरीफ, जरदारी, ये बड़े 5-6 खानदान है, इसको पकड़ना चाहिए। सारा डॉलर ये इससे जितना बार मुल्कों स्विस बैंकों में पड़ा है, ये सारा वो जो पाकिस्तान का कर्जा है उसमें रखना चाहिए। सारा पैसा जब्त करे, उसमें रखे, ताकि IMF से हमारा जान छूटे। जी, तो कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, अगर मैं छोटे शहरों में भी जाना चाह रहा था ये मालूम करने के लिए कि IMF ने तकनीक अब आम आदमी समझ गया है। मेरे साथ मैंने जैसे कहा कि मुमताज़ माहिर मईशत तो बड़े फिगर और फैक्ट के साथ आते हैं। तो डॉक्टर साहब, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे लगता है कम्युनिकेशन में कि ये जो तिगनी का नाच नचा दिया, एक ये टर्म इस्तेमाल होती है और बाकी होता है कि IMF के ये जकड़ के चले गए इमरान खान साहब हमें, या उनकी हुकूमत या उनके इक़्तिसादी मैनेजर, उन्होंने ऐसे मायदे किए। क्या इस हवाले से फैक्ट्स आप मुझे बता सकेंगे डॉक्टर साहब? देखिए मुजाहिद साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें ज़बरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। हम अपनी माशी पॉलिसीज़ के फुकदान के नतीजे में, गलत माशी पॉलिसीज़ के नतीजे में, बजटरी खसारे के नतीजे में, और इस वक्त जो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा आ रहा है, इन गलतियों के नतीजे में हम मजबूर हो जाते हैं कि हम IMF के पास जाते हैं। उसके बाद जब आप मजबूरी के तहत आप जा रहे हैं किसी के पास पैसे मांगने के लिए, तो फिर तो वो आपकी एड़ियाँ भी रगड़वाएगा और आपकी नाक भी रगड़वाएगा। तो हो ये रहा है कि हम अपनी गलतियों का बोझ जो है, जो ब्लेम जो है, वो दूसरे इदारों के ऊपर और आलमी मालियाती इदारों के ऊपर डालने जा रहे हैं। गलती हमारी अपनी है, अपने गिरबान के अंदर खुद से झांकना है और अपनी गलतियों को दूर करना है। देखिए डॉक्टर, ये सॉरी टू से बहरहाल एक हुकूमत के ज़िम्मेदार वज़ीर हैं, वो ये सोचते कि बेचारे शायद उन्हें उर्दू नहीं आती है, शायद वो ट्रांसलेट भी कराते होंगे कि जिस इदारे से आप पैसे मांग रहे हैं, बल्कि सॉरी टू से लोग कहते हैं भीख मांग रहे हैं, उसको कह रहे हैं उन्होंने हमें तिगनी का नाच नचवा दिया है। तो यानी ये एक मॉरली भी और यानी अनसिविलाइज भी है कि जिनसे पैसे मांग रहे हैं उनसे अभी क्या उन्होंने नचवा दिया। अभी मैं देख रहा था आप लोग कह रहे थे भाई। जी डॉक्टर साहब। जी मुजाहिद साहब, देखिए मैं सियासतदान ने क्या कहा उसकी सियासी नीयत क्या है, मैं आई अंडरस्टैंड, आई नो। जी मेरी आवाज़ आ रही है मुजाहिद साहब? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, अब आप देखिए कि इस वक्त हाल कुछ ऐसा है दुनिया में कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनके पास तेल नहीं है, जो तेल इंपोर्ट करते हैं, उनके हालात कुछ इतने बिगड़ से गए हैं। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त आप देखिए कि साल भर पहले अगर $60 का तेल चल रहा था, आज वो $120 का है। अगर कोयला $50 का था, आज वो $250 का है। कोयले की कीमत में कोई 5 गुना इजाफा आ गया है। जो LNG हम खरीदते थे वो $4-5 की थी, वो आज $41 की बिक रही। तो गैस की कीमत में कोई 10 गुना इजाफा आ गया है। तो आप सोचिए कि तरक्की पजीर ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, हम कोयला इंपोर्ट करते हैं, हम गैस इंपोर्ट करते हैं, हम पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं, उन सब की कीमतें बहुत ही तेजी से बढ़ गई हैं। और दूसरी तरफ जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं, हम चमड़े की कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, उनकी कीमतों में कोई ख़ास इजाफा नहीं आया। तो हुआ क्या कि आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं,
एक्सपोर्ट्स जो नहीं, है लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो है ना कि जो इजाफा आप तो मैं आपके सामने एक तालिब इल्म की हैसियत से पूछ सकता हूँ, ये जो हम इंपोर्ट का सुनते हैं, चले कुछ चीज़ें समझ में आती हैं जो पाकिस्तान में दस्तियाब नहीं है पड़ोसी में। मतलब ये कि $2 अरब के 88 अशिया पे इन्होंने पाबंदी लगाई, और आप दुरुस्त कह रहे हैं गालिबा $46 बिलियन का इंपोर्ट बिल हमारा पहुंच चुका है। तो ये वाली चीज़ें कि लोग कहते हैं कि जी मैंने बहुत सारी जगह सुपर स्टोर में देखता हूँ, मैं कहा 90% चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से मंगवाई जा रही हैं। वो जो हम सिगरेट पीते हैं वो भी बाहर से आ रहा है, वो जो हम मोबाइल मंगा रहे हैं वो भी आ रहा है, हमारे कुत्तों बिल्लियों का खाना भी वहीं से आ रहा है, हम चीज़ भी वहीं से मंगा रहे हैं। मतलब इन पे तो फौरी पाबंदी लग सकती थी डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल ऐसे $10 अरब तो कम से कम इसका इंपोर्ट बिल कम हो सकता था। नहीं मुजाहिद साहब, हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। अच्छा, आपने जितनी चीज़ों का जिक्र किया उन सबको अगर आप जमा करना शुरू कर दें तो वो कोई $800-900 मिलियन से ऊपर नहीं जाती। अच्छा, हमने जो इंपोर्ट कर डाली है साल, वो तकरीबन $75 अरब पे पहुंच गई। इशू यहाँ पे इंपोर्ट का नहीं है, इशू यहाँ पे ये है कि हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे। ओके, हमने जो तजारती खसारा है उसको किसी तरीके से कम करना है। कोशिश हमने देखी है न सिर्फ इस हुकूमत की तरफ से बल्कि पिछले 50 साल की हुकूमतें जो आई हैं। आप देखते हैं कि जब भी तजारती खसारा बढ़ता है तो हमें ये बताया जाता है कि वो इंपोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन वो तजुर्बा किया करते चले जा रहे हैं और उसके नतीजे नहीं निकलते। इसका मतलब है कि हम कोई तरीका गलत कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो मामला ये है कि जो पाकिस्तान के साथ हालात हैं, ये बाकी तरक्की पजीर ममालिक के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। और फिर IMF जो है वो हर 2-3 हफ्ते के बाद एक नई लिस्ट जो है वो निकाल के सामने रख देता है। उसको एहसास नहीं हो रहा कि उसके इस वक्त जो क्लाइंट स्टेट्स हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं IMF के, उनमें कुछ स्टेट तो रियासतें ऐसी हैं जहां पे अब लोग अपने गुर्दे बेचने पे मजबूर हो गए। जो लोग 2 वक्त का खाना खा लेते थे अब वो 1 वक्त पे। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी वक्त का तो है, लेकिन मैंने फिर वही कहा कि आपके सामने बात करना अच्छा नहीं लगता। चीन और अमेरिका बड़े शदीद दुश्मन हैं, लेकिन मैं देख रहा था उनकी बायोलेटरल ट्रेड गालिबन $750 बिलियन है। अब हम जो इतना चाइना पे आप जो एक्सपोर्ट कह रहे थे कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, अगर चीन जैसे मुल्क से जो हमारा अजीम तरीन दोस्त है, अभी भी बिलावल साहब गए, उनसे और हमारा जो है गालिबन $17 बिलियन, उसमें हम सिर्फ $1.5 बिलियन ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर यानी इसमें हम किसकी, फिर आपको सियासत में नहीं लाना चाहता। तो ये तो हमारी ये जो ट्रेड कमिश्नर बैठे हुए हैं जो सारी दुनिया में खर्च इनके, तो ये इसका क्या जवाब मिलेगा? ये अजीम चीन जिसकी जी मुजाहिद साहब, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फॉरेन पॉलिसी का, ये इंटरनेशनल रिलेशन। नहीं, मैं भी एक तालिब इल्म की पूछ रहा हूँ, क्यों $1.5 बिलियन हम चाइना हमारा एक्सपोर्ट और $16 बिलियन उनकी? मुजाहिद साहब, एक गोल्डन असूल कहलाता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, ना कोई मुल्क किसी मुल्क का दोस्त है और ना कोई मुल्क किसी मुल्क का दुश्मन है। सभी ममालिक जो हैं वो अपने मफादात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन जो है वो आपको कोई मुफ्ते में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज नो फ्री लंच, आपको मुफ्ते में कोई पैसे खिलाने वाला नहीं। एक्सपोर्ट अगर पाकिस्तान नहीं कर पा रहा तो ये चीन की गलती नहीं है, ये अमेरिका की गलती नहीं है, ये हमारी अपनी गलती है। अभी जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है उसमें वो ये कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं वो 30-31 अरब डॉलर पे फंसी हुई हैं। जो हमारी काबिलियत है, पाकिस्तान की जो सलाहियत है, वो तकरीबन 88 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की है। अब अगर पाकिस्तान के अंदर हमने कार्टेल्स पाल रखे हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर हमने बिजली का रेट जो है वो 28 रुपए का कर दिया है, तो फिर एक्सपोर्टर जो है वो बाकी दुनिया के मुकाबले में उनके एक्सपोर्टर से मुकाबला नहीं कर पा रहा। ये गलतियां ना चीन की है, ना इसमें अमेरिका की है, ना इसमें IMF की है, गलतियां हमारी अपनी हैं। हमारी मतलब हमारी समझ नहीं हमारी, जब आप कहते हैं तो बेचारे पुअर, अब आप ये तो कन्वर्ट हमें कर देते ना। अब मैं पेट्रोल 240 का ले रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं तो 300 पे जाएगा। तो वो अगर जो गलतियां भुगत तो आवाम रहे ना, आप और हम भुगत रहे ना। कोई अशराफिया आपने कहीं फिगर में पढ़ रहा था 16.5 अरब गालिबन 6%, अभी मैं आप ही के आर्टिकल में पढ़ रहा था, वो जो है उनके शान खरायात पे हमारे इसी बजट से जाता है ना। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि इस रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। तो हुकूमत पाकिस्तान की गलतियां हैं। हुकूमत पाकिस्तान को आपने और मैंने वोट डाल के इलेक्ट किया है। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो रियासती इदारे चला रही है उनमें कोई 1000 अरब रुपए का सालाना नुकसान कर देती है।
हुकूमत जो इस वक्त बिजली का सेक्टर चला रही है उसमें 400-450 अरब रुपए का सालाना नुकसान हो जाता है। इस वक्त जो गर्दिशी कर्जाजात हैं बिजली के शोबे में वो 2500 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। ये चाइना की गलती नहीं है, ये IMF की गलती नहीं है, ये हमारी अपनी हुकूमत की गलती है। तो वसाइल इस मुल्क के पास बेतहाशा है, टैलेंट इस मुल्क के पास बेतहाशा है। हमारा टैलेंट इस मुल्क से बाहर जाता है तो इतना कामयाब हो जाता है। पाकिस्तानी को आप अमेरिका में देख लें, पाकिस्तानी को आप बरतानिया में देख लें। एक जमाने में अमेरिका के जितने बड़े अस्पताल थे उसमें सभी पाकिस्तानी डॉक्टर्स उनको चलाया करते थे। हमारे इंजीनियर्स देख लें, हमारे बैंकर्स देख लें। तो इस रियासत के ऊपर जो सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान है और हुकूमत पाकिस्तान के नुकसानात हैं। उनको ना तो चीन सीधा कर सकता है, उनको ना IMF सीधा कर सकता है, उनको आपने, मैंने और हमारी जो सियासी क़यादत है उन्होंने मिलकर सीधा करना हो। कौन सुनता है फ़ान दरवेश। शुक्रिया डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, आपको इल्म है वगैरह बड़े बहुत फैक्ट फिगर के साथ मुस्तनद। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से इनको पढ़ता और सुनता हूँ। और अब ज़रा चलेंगे ज़रा अपने लोकल मसाइल की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है और सारी नज़रें पंजाब पर और वो भी 17 जुलाई पर हैं कि ये कोई मामूली मार्का नहीं। 20 नशिस्तें जिन्हें PTI के मुनहरिफ करार दिया गया था अरकान पंजाब असम्बली को ये फ़ैसला करेंगे कि पंजाब में शरीफों की हुकूमत होगी या खान साहब की। और जो 341 का हाउस है का जो अगर मैं फिगर्स पे जाऊं तो 14 नशिस्तें चाहिए PTI को, जबकि 8 नशिस्तें चाहिए मुस्लिम लीग नून को, जिनका दावा है कि 178 वोट उनके पास हैं, यानी 186 आपको इल्म है कि पंजाब असम्बली में जो वोट हासिल करेगा वही पंजाब का वज़ीर आला होगा। बड़ा कड़ा मुकाबला है, सख्त मुकाबला है। वैसे तो देखें कि ये नशिस्तें PTI की थीं और दिलचस्प बात यह है इस इलेक्शन में कि PTI ने उन PTI वालों को ही नशिस्तें दी हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जो मैदान में पंजाब में उतरना चाह रही थी उसने अपने उम्मीदवार नून लीग के हक़ में दस्तबरदार कर दिए। और नून लीग के लोग जो हारे थे और जिनका दावा था कि ये नशिस्तें उनकी हैं, उन्हें हरवाई गई हैं और मुस्तक़बिल नहीं देख रहे थे, वो आइंदा भी अगर ये 20 के 20 नहीं है या 16 जीत गए जहाँ वहाँ पर ये फिर आइंदा के लिए भी महरूम हो जाएंगे। यूँ पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन कई एतबार से बड़ा अहम है। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, सीनियर नायब सदर मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। शाह साहब शुक्रिया आपका। बड़ा कड़ा मार्का है 20 नशिस्तों का, मेक ब्रेक लगता है, क्योंकि अगर ये आप कह देंगे जल्दी से आए, जिस तरह भी आए, लेकिन जीत गए अगर, तो ये मुस्तकबिल के इलेक्शन पे भी इसके दूररस नताइज पड़ेंगे। शाह साहब ऐसा ही है? देखिए, हम तवक्को कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी हैं, जिसमें उन्होंने हिदायत दी है और उन हिदायत के बाद मेरे इल्म के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें उन्होंने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को, IG को भी बुलाया और उन्हें हिदायत दी। अब देखना ये है कि अगर उन हिदायत पे अमल हो जाता है और शफाफ इंतखाबात हो जाते हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शफाफ इंतखाबात चाहिए और हम इंशाल्लाह पब्लिक में सपोर्ट PTI के लिए, इमरान खान के लिए बेपनाह हम देख रहे हैं। एक नंबर 2, हमने जो शिकायत हासिल की हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज से, हम उन्हें टैबुलेट कर रहे हैं और उनको टैबुलेट करके हमने एज अ पॉलिटिकल पार्टी फैसला किया है कि हम अदालत में भी जाएं कि ये इंस्ट्रक्शन थी चीफ जस्टिस की और ये मौके
मौके पे फील्ड में ये हो रहा है। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा है कि डेवलपमेंट वर्क नहीं हो सकता, डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैं अपना बताता हूँ, PP217 मैंने तस्वीरें खींचकर, वीडियो क्लिप्स बनाकर जो हमारे आरओ हैं PP217 के, उनकी खिदमत पे पेश की है कि ये आपके शेड्यूल की खिलाफ वर्जी हो रही है। मिसाल के तौर पर मैंने वीडियो क्लिप्स और तस्वीरें आरओ को भेजी हैं कि ये सरकारी दफ्तर इस्तेमाल हो रहा है, इसमें मुस्लिम लीग नून के पैराफ्लेक्स लगे हुए हैं और सरकारी जो अफसरान हैं वो रिसीव कर रहे हैं नून के कैंडिडेट को और वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो ये मैंने क्लिप किया है, मैंने इनको क्लिप्स दिए हैं कि किस तरह हमारे बैनर उतारे जा रहे हैं और किस तरह कॉरपोरेशन का अमला जो है वो हमारे बैनर उतरवा रहा है। ये मैंने सारा उनको इन राइटिंग कंप्लेंट लिख के दी है। उन्होंने वादा किया है कि वो इसका नोटिस लेंगे और कार्रवाई करेंगे। हम मुंतजिर हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं। जी शादाब है, आप तो सियासत के बड़े माशाल्लाह बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि जरदारी साहब पंजाब आ रहे थे, लाहौर में कह रहे थे जी 2 घर भी लिए हैं, लड़ूंगा भी, बड़ी पार्टी कैसे तो बनेंगे। उन्होंने तमाम कैंडिडेट जो है विड्रॉ कर दिए नून लीग के। नून लीग ने अपने सारे टिकट दे दिए PTI को और ये सब मुनहरिफ हो गए। और बहरहाल इतनी बड़ी तादाद में जो लोग मुनहरिफ हुए हैं उसमें आपकी पार्टी पे भी आता है कि आप लोगों ने भी जो पुराने इलेक्टेबल जो थे, यानी काफ लीग के या PPP के या नून लीग के, उनको टिकट दिया था, इसलिए उन्होंने वफादारी बदल ली। इस बार तो ठोक बजाकर आपने वैसे दिए हैं, लेकिन वो जो मैंने कहा था कि आइंदा भी ऐसा ही लगता है कि पार्टी नहीं, नून लीग और PTI के दरमियान मुकाबला होना है। शाह साहब देखिए, पंजाब में जरदारी साहब ने तो नून के सामने सरेंडर कर दिया है। अब 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, जो 14 अजला है पंजाब के। एक पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हमें दिखाई नहीं दे रहा। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट इस वक्त नून की कैंपेन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ मुल्तान में गिलानी साहबान नून में है, वो दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है नून के कैंडिडेट के लिए। हो सकता है कुछ हमसे मोहब्बत भी हो, वो फैक्टर भी है, लेकिन उससे हटकर वो दिन रात नून की कैंपेन कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये, और फिर जाते हैं लंदन और जाके नवाज शरीफ साहब से अपनी सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं। गिलानी अपने बच्चों की सीट की भीख मांग रहा है नून से कि हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा ना किया जाए। तो इस किस्म की अगर वो सियासी कार्रवाई करेंगे तो पीपल्स पार्टी, इसका मतलब है पंजाब से लाताल्लुक हो गई और वो सिंध पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा में वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, बलूचिस्तान में वैसे एग्जिस्ट नहीं करती और पंजाब से वो बेदखल हो गई है और नून से वो एडजस्टमेंट की ख्वाहिश कर रही है। जी शादाब, एक आप क्या समझते हैं ये जो बहरहाल सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहिए, तमाम ही पार्टियाँ कम नहीं हैं, लेकिन नवाज शरीफ ख़ास तौर पर जो ख़वातीन के हवाले से और भी स्कैंडल, अब मैं भी नहीं जाऊँगा, अगर उनका मामला है पील पार्टी का, उनके भी बड़े स्कैंडल बने। एक बार फिर लहर आई है खान साहब की वाइफ के हवाले से, और वो ये कहते हैं कि जी ज़िमनी इलेक्शन से पहले तो एक ऐसी खान साहब की ख़तरनाक संगीन वीडियो आएगी कि ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो यानी कोई रुख भी नहीं करेगा PTI के कैंपों की तरफ। तो ये जो एक तवातुर से साबिका खातून अव्वल और फिर ख़वातीन स्कैंडल, क्या कहेंगे शाह साहब, ऐसा है, तैयार हैं आप ये जो आइंदा जो आने वाली है कोई वीडियो? साहब देखिए बरवी साहब, हमारी अपनी एक मशरकी तहजीब है, ख़वातीन को अंदर घसीटना, ख़ास तौर पे जो पब्लिक लाइफ में न हो, जो कि अमली सियासत में न हो, उनको घसीटना, उन पर तोहमतें लगानी, उन पर उंगलियां उठानी, ये इखलाकी तौर पर, दीनी लिहाज से, सियासी लिहाज से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, मुस्लिम लीग नून एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रही है, इतनी गिर के बातें कर रही है। तो
अता तारण ने पिछले दिनों में गुफ्तगू की है खान साहब की अहलिया के बारे में, जो पर्दादार खातून है, दीनदार खातून है, ये उनको जेब नहीं देता। और देखिए इससे इश्तिहाल पैदा होता है, फिर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है वो रिएक्ट करेगी, और जब रिएक्ट करेगी तो बदमज़गी पैदा होगी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब होगी। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा PMLN की लीडरशिप से ऐसा मत कीजिए। सबकी बहू बेटियां हैं और सबकी बहू बेटियां काबिल एहतराम हैं। इस किस्म की ये जो अपना ये जो गंदी वीडियोस हैं, फजूल गुफ्तगू है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सियासत कीजिए, वोट मांगिए, पॉलिसी पे तनकीद कीजिए, हमारी कारकर्दगी पे, अच्छाई बुराई पे जो आप कहना चाहते हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें, हम अपने मंशूर की बात करें, हम अपनी सियासत की बात करें। ये जातियात पे बात नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। जैसे मैंने कहा कि पंजाब के इलेक्शन 20 नशिस्तों पर हो रहे हैं, ये मुस्तकबिल के जो आने वाले इलेक्शंस हैं उस पर भी गहरे असरात मरतब करेंगे। और किसी और को क्यों कहूँ, मैं भी जो है अभी पिछले हफ्ते आपने देखा होगा गैर हाजिर रहा। ये कोरोना पता ही नहीं चल रहा है कि इसका क्या किस तरीके से होता है, क्या इसके जो है अच्छे खासे बैठे हुए हैं, 2-4 छींकें ज़ुकाम, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे कि इससे किस तरह महफूज रहा जाए कि एक हफ्ते की गैर हाजिरी के बाद मैं भी आया हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिर अली आपको खुश आमदीद कहता है। ब्रेक से पहले मैं आपको बता ही चुका था कि मैं भी पिछले हफ्ते ये जो नई लहर आई उसका शिकार हुआ। साजिद मेरी जगह प्रोग्राम कर रहे थे और डॉक्टरों और वकीलों के बारे में कहा जाता है भाई इनसे कोई मुफ्त मशवरे नहीं लेना चाहिए। हमारे तो खैर कायदा ये भी नहीं है कि प्रोग्रामों में जो मेहमान आए उनको हदिया दिया जाए या अंदिया क्या दिया जाए, लेकिन डॉक्टर कैसर सज्जाद PMA के सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मेहरबानी फरमाते हैं, प्रोग्राम में भी आते हैं, बल्कि मैंने मुफ्त मशवरे भी इनसे लेता रहा जब ये कोरोना मुझे लगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ज़रा मैंने लाइटर वे में कहा, लेकिन ये वाकई ऐसी लहर थी। मैं तो अच्छा खासा बैठा हुआ था ना, कोई बहुत 2-3 दिन पहले नज़ला ज़ुकाम हुआ, खांसी हुई, ख़त्म हो गया और सोचा चले चलते टेस्ट करा लें तो पता चला जी वो कोरोना है, अगले 5 दिन बैठना पड़ा। तो ये ज़रा सा तो आपकी मैंने कहा ना, वैसे तो मुफ्त मशवरे वाली बात कि लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि चले बुखार होता है उतरता है, वो तो सब होता है, ये भी हो रहा है लोगों को। तो ये क्या किस्म है डॉक्टर साहब ये जो नई आई है लहर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई, आप हमेशा वेलकम है आपके लिए। आप जब भी चाहें मुझे फ़ोन कर सकते हैं और मैं बिल्कुल आपको मशवरा दूंगा इंशाल्लाह। और ये जो सूरत हाल अभी आप बता रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि आपके जो कोरोना वायरस जिसने अटैक किया वो बड़ा वीक था। तो मोस्टली जो वायरसेस हैं वो इस वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से फैलने वाला ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन का, जो कि नज़ला ज़ुकाम की तरह होता है। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई हुई है उनको कुछ ख़ास किस्म के अलामात नहीं होती हैं, कोई सीरियस अलामात नहीं होती, सिवाय ये कि नज़ला ज़ुकाम हो गया, गला ख़राब हो गया। अब लोग इसको नॉर्मल वो जिस तरह से नज़ला ज़ुकाम होता है वैसे समझते हैं और रूटीन में सारे एक्टिविटी चलती रहती है, हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिल रहे हैं। तो ये 1 से 2 में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यही वजह है कि आप देखें कि पिछले 10-12 दिन में ये 1% से अब मोर देन 4% जो है वो हो गया है। और कराची में ज़्यादा है डॉक्टर साहब, ये कराची में क्योंकि आबादी बहुत क्लोज है ज़्यादा उसका और शहरों के मुकाबले में। हाँ, कराची में इसकी वजह ये है मुजाहिद भाई कि यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, कहीं और से भी लेकर आ गए, उन्होंने लगा दिया, फिर यहाँ से लेके कराची से दूसरे शहरों में फैलता है। तो कराची में तो इस वक्त 22% है जो कि रिकॉर्डेड है, लेकिन बहुत लोग जो टेस्ट नहीं कराते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि इस वक्त कराची में 35% लोग जो है कोरोना में मुब्तला है। अच्छा डॉक्टर, अगर मैं आपसे क्विक 2-3 बातें पूछ लूँ। एक तो अच्छी बात यह है गालिबन 80% लोग वैक्सीन
उन्होंने करा ली थी, इसलिए महफूज भी रहे। दूसरे यानी जो रह गए वो फौरी तौर पर जो 6 माह बाद दोबारा क्या कराएं, एक पहली बात बहुत कोई बताइएगा। दूसरे अब आप क्या कहेंगे, ये नज़ला ज़ुकाम खांसी वाले तो भाई आम डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, वो क्या करें? नहीं, देखिए, नज़ला जुकाम खांसी अगर है किसी को तो इसका बेहतरीन इलाज यही है कि आप 2-4 दिन घर पे आराम करें। उससे फायदा ये होगा कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, आप में पेचीदगियां नहीं आएंगी और किसी और को भी नहीं लगाएंगे आप। तो इसका आसान तरीका तो एक ये है कि बगैर दवा खाए हुए आप अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, सूप ले लें, जूस ले लें और नॉर्मल सब्जी, दाल, मछली, अंडा, इस तरह की चीज़ें लें, दूध पिए तो आप सेटल हो जाते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लें, दर्द वगैरह हो रहा है तो आप पैरासीटामोल की टैबलेट ले सकते हैं या एंटी एलर्जी ले लें। लेकिन जिन लोगों ने बूस्टर का जो आपने पूछा है तो बूस्टर लगाना बड़ा ज़रूरी है। जिन लोगों को 6 महीने हो गए बूस्टर लगाए हुए, 4 महीने, तो वो दूसरा बूस्टर जरूर लगा लें। अच्छा, बूस्टर फाइजर का लगाएं, ये भी कुछ झगड़ा चल रहा था कि चाइनीज ना लगाएं, कौन सा लगाएं? नहीं, इसमें देखिए, इसमें तो ये है कि इस वक्त शुरू में तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फाइजर प्रोवाइड किया हुआ था कि आप जो भी वैक्सीन लगाया हुआ आपने, बूस्टर जो है ये फाइजर लगेगा। लेकिन बाद में जो है वो ये कुछ लोगों का ये फरमाइश थी कि जी मैंने साइनोफार्म लगाया हुआ है तो उसी का बूस्टर लगाया जाए। तो अब हुकूमत पाकिस्तान ने ये कर दिया है कि आपकी चॉइस पे है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको साइनोफार्म के 2 वैक्सीन लगे हुए तो आप बूस्टर आप चाहते हैं उसी का लगाना तो आप लगा लें। लेकिन अच्छा रहता है, मैं समझता हूं कि जो हमें पता है, जो हम इंटरनेशनल जूम पे लोगों से डिस्कस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने चाइनीज वैक्सीन लगाया हुआ है और फाइजर लगा लेते हैं या मॉडर्ना लगा लेते हैं तो आपकी जो है वो इम्यूनिटी अगेंस्ट दी वायरस बहुत ज्यादा इनहांस हो जाती है। ये तमाम ये लोग बातें करते हैं। तो मैं आखिर में क्विक ये पूछ लूं कि जैसे कोरोना में गुजर गया और मुझे 6 माह भी हो गए तो अब मुझे फौरी तौर पर बूस्टर लगा लेना चाहिए डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में कुछ दिन के बाद आपको लगा लेना चाहिए। कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2-3 हफ्ते के बाद। इसलिए कहते हैं कोई बुखार आ जाता है डॉक्टर साहब, कुछ इसके आफ्टर इफेक्ट हो रहे हैं? नहीं, कोई बुखार नहीं आता है। जिनको देखिए वैक्सीन लगाने का तो कुछ ना कुछ असर होता है, अगर अंदर जिस्म में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका असर होता है। कुछ लोगों को जहां इंजेक्शन लगा वहां दर्द होता है, कुछ लोगों को पूरे हाथ में दर्द होता है, कुछ लोगों को 1 दिन के लिए बुखार आ जाता है। जिनके 6 माह हो जाए उन्हें दोबारा चाहिए कि फिर बूस्टर लगाएं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब देखिए बिल्कुल मुफ्त हम मुझे और आप नाज़रीन सबको मशवरा देते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ GT जाने से। इसी के साथ ही आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ।